अंगों की बात करें तो अंगों में हर तरह के रोग भी होते हैं। रोगों की बात करें तो रोगों के भी कई प्रकार होते हैं। तो आज हम बात करेंगे मूत्र रोग के बारे में। मूत्र रोग कहने में तो एक ही शब्द लगता है, लेकिन इसके अंतर्गत अगर हम बातें करेंगे तो बहुत सारी परेशानियां सामने में आती हैं। जैसे कि कई बार अगर छोटी मोटी परेशानियों के साथ साथ बात करें तो स्थिति गंभीर भी हो जाती है, यहाँ तक कि मूत्र के साथ खून आने लगता है। कई बार मूत्र आना बंद हो जाता है, जिसे हम रीनल फेलियर भी कहते हैं। तो ऐसी बहुत सारी परेशानियां हैं, छोटी हैं, बड़ी हैं, जिस पर आज हम चर्चा करेंगे। आपको बताएंगे कि कैसे हम इन्हें पहचान सकते हैं, कैसे इसकी जांच होती है, कैसे इलाज होता है। इन तमाम जानकारियों के साथ आज हमारे स्टूडियो में उपस्थित हैं डॉक्टर राणा प्रताप, जो कि यूरोलॉजिस्ट हैं और सह प्राध्यापक रिम्स रांची में कार्यरत हैं। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। नमस्कार। सर, आज हम मूत्र रोग के बारे में हमारे दर्शकों को जानकारी देंगे, क्योंकि मूत्र रोग में भी बहुत सारी छोटी परेशानी होती है और इसे अगर हम गंभीरता से ना लें तो ये बाद में गंभीर हो जाती है। आपने सही कहा। तो सबसे पहले सर आपसे हम बड़ी बात से ही हम आज शुरू करेंगे कि एक शब्द रीनल फेलियर हम सुनते हैं। जी हाँ। तो आप सबसे पहले ये बताएं कि ये रीनल फेलियर ये है क्या, और सबसे बड़ी बात जो आज समझने की है वो इसके कारण क्या होते हैं। जी हाँ। मैंने आज रीनल फेलियर मैडम इसलिए टॉपिक चुना है क्योंकि रीनल फेलियर को लेके समाज में और हमारे मन में कई तरह की भ्रांतियाँ होती हैं। लोगों को लगता है कि ये काफ़ी ऐसी बीमारी है जो उनको नहीं हो सकती है और लोगों को हो सकती है। रीनल फेलियर जो होता है बेसिकली डायबिटिक, हाइपरटेंसिव और कुछ लोगों में बिना किसी कारण के हो सकता है। डायबिटीज़ और हाइपरटेंशन तो ऐसा विषय है जो कि अभी हम लोग रोज़ ही चर्चा करते हैं जिसके बारे में। मैं जिसमें चीज़ पे आपका फोकस, लोगों का ध्यान ले जाना चाहता हूँ, वो रीनल स्टोन से होने वाले रीनल फेलियर्स हैं। रीनल स्टोन से भी मतलब रीनल फेलियर होते हैं? जी हाँ। मूत्र रोग में हमारा किडनी, यूरेटर और ब्लैडर तीनों स्थानों पे अगर पत्थर बनते हैं तो उन पत्थरों से रीनल फेलियर पाया जा सकता है। रीनल स्टोन्स को लेकर के जैसे हमने पहले भी डिस्कशंस में कहा है कि रीनल स्टोन्स जो होते हैं वो कई तरह के होते हैं, कई साइज़ के होते हैं, कई प्रकार के होते हैं, और हर स्टोन जो है उसका एक खासियत है जो कहाँ पे मौजूद है, किस साइज़ का है, वो उसके हिसाब से परेशानियाँ क्रिएट कर सकता है। जब हम छोटे रीनल स्टोन्स की बात करते हैं तो छोटे रीनल स्टोन सामान्यतः जो है आपको परेशान नहीं करते हैं। अल्ट्रासाउंड में किसी और कारण से आप अल्ट्रासाउंड कराते हैं, उसमें वो पाए जाते हैं। कुछ स्टोन्स ऐसे होते हैं जो छोटे होते हैं लेकिन यूरेटर या ब्लैडर में आ जाते हैं, वहाँ पे वो परेशान करने की क्षमता रखते हैं। यूरेटर में आने पे काफ़ी तेज़ दर्द होना पेट में सामान्य है। पेशाब के थैली में जाने पे पेशाब रुक रुक के होना या पेशाब के रास्ते में रुकावट जैसा महसूस होना या पूरा पेशाब ही रुक जाना, ये भी हो सकता है। तब उसे हम लोग ब्लैडर स्टोन कहते हैं। जब रीनल स्टोन का साइज़ इतना बड़ा हो कि वो किडनी फंक्शन को अफेक्ट करता है तो पेशेंट जो है रीनल फेलियर में जा सकता है। सामान्यतः देखा जाता है कि रीनल स्टोन एक तरफ होता है, लेकिन अभी का अगर आप रिसेंट लिटरेचर भी देखिएगा और हम लोग का जैसा एक्सपीरियंस भी है, तो जिनको एक बार स्टोन होता है रीनल स्टोन, उनको दोबारा स्टोन उसी किडनी में और दूसरे किडनी में होने का क्षमता जो है 10% से लेकर 70% तक, चांसेस 70% तक जाता है। तो ऐसे पेशेंट्स में जिनका एक साइड का किडनी का स्टोन है, ट्रीटेड या अनट्रीटेड, इलाज करवाया है आपने या नहीं करवाया है। इलाज में भी मैडम अभी जो समस्या ये आती है कि लोगों को लगता है कि रीनल स्टोन्स जो हैं वो दवा लेने से गल जाएंगे, लेकिन सामान्यतः जो 95% स्टोन्स हैं वो किसी भी तरह के दवा लेने से नहीं गलते हैं। एक्सपल्शन के लिए हम लोग दवा देते हैं, लेकिन वो स्टोन बाहर आ सकते हैं, गल नहीं सकते हैं। गलाने वाले स्टोन जो होते हैं वो यूरिक एसिड स्टोन होते हैं, जिनकी मात्रा प्योर यूरिक एसिड की काफ़ी कम होती है और वो दवाओं से गलाए जा सकते हैं, लेकिन उनकी परसेंटेज बहुत कम है और वो सामान्यतः आप इस तरह से पकड़ नहीं सकते बिना सीटी स्कैन कराए हुए कि ये यूरिक एसिड स्टोन है या नहीं है। जी, तो ये बहुत ही मुश्किल है। किसी रीनल स्टोन को आप अगर सोच रहे हैं कि घर पे दवा लेके गला रहे हैं, तो मेरे ख्याल में आप इस भ्रांति से निकल जाइए कि किसी भी होम्योपैथ, एलोपैथ या कोई और ऐसा आपको किसी ने कहा है कि ये दवा खाने से स्टोन निकल जाएगा, तो इसका चांसेस, या गल जाएगा, निकल सकता है, गल नहीं सकता है, तो उसके चांसेस बहुत कम होते हैं। और अल्ट्रासाउंड से लोग यूजुअली छोटे स्टोन्स को या बड़े स्टोन्स को फॉलो करने की कोशिश करते हैं। तो अल्ट्रासाउंड के साथ मैडम सेंसिटिविटी हम लोग कहते हैं ऑपरेटर डिपेंडेंट होती है। मतलब जिस डॉक्टर ने आपका अल्ट्रासाउंड किया, हो सकता है अगली बार वही और डॉक्टर जब अल्ट्रासाउंड करेंगे तो गैस वगैरह या किसी शैडो के होने से, क्योंकि किडनीज काफ़ी डीपली सिचुएटेड होती हैं एब्डोमेन में, वो स्टोन नहीं भी नज़र आ सकते हैं। तो हम इस भ्रांति में चले जाते हैं कि जो पिछली बार स्टोन दिख रहा था उसका साइज जो है वो चेंज हो गया, छोटा हो गया, बड़ा हो गया, या वो निकल गया। अनुमान लगाते हैं, आप अनुमान नहीं लगा सकते हैं।
तो मेरे ख्याल में अगर आप किसी भी तरह के स्टोन से ग्रसित हैं तो एक बार अपने निकटतम जो है स्वास्थ्य केंद्र या विशेषज्ञ चिकित्सक, जिसको यूरोलॉजिस्ट भी बोला जाता है, उनसे राय मशवरा जरूर लें कि इसमें और कोई जांच कराने की ज़रूरत है या नहीं है, जिससे पहले कि काफ़ी डिले हो जाए उससे पहले। अभी एक और जो सिरप लोग अपने से खरीद के काफ़ी पीने लगते हैं, ओवर द काउंटर सिरप्स अवेलेबल हैं जो काफ़ी कॉमनली आप कहीं भी जाएंगे तो जो डॉक्टर्स हैं वो प्रिस्क्राइब स्टोन्स के लिए जी, तो उसका जो सिरप होता है वो हर को फ़ायदा नहीं करता है। कुछ केसेस है जिसमें वो सिरप 30% तक में जो स्टोन होकर एक वैरायटी है जो कि स्ट्रोबाइट स्टोन्स बोलते हैं या इन्फेक्टिव स्टोन्स, उसमें वो नहीं दिया जाता है। तो उसमें भी आप उसको बिना किसी डॉक्टर से, जिसको विशेषज्ञ जो है उसके सलाह के बिना वो आप नहीं ले सकते हैं। तो वो भी आप जो सेल्फ मेडिकेशन करते हैं वो आपको नुकसान करता है। फिर हमारे दिमाग में ये रहता है कि स्टोन्स साइज़ के हिसाब से सिम्टम्स करते हैं, यूजुअली ऐसा होता है, सही भी है, लेकिन जो स्ट्रोबाइट स्टोन्स होते हैं वो काफ़ी बड़े हो जाते हैं, आपको पता भी नहीं चलता है। तो पेट में उनका स्ट्रोबाइट स्टोन से पेन नहीं होता है और साइज़ में वो काफ़ी बड़े होते हैं। उनकी टेंडेंसी होती है कि वो धीरे धीरे किडनी को ख़राब करते हैं। तो ये किडनी में अगर स्ट्रोबाइट स्टोन्स मौजूद रहते हैं तो उनमें क्षमता ऐसी होती है कि वो आपकी किडनियों को नष्ट कर सकते हैं बिना आपको पता चले हुए। पता इनडायरेक्टली चलता है, जैसे गैस वगैरह का बनना लोग महसूस नहीं कर पाते हैं, स्टोन का पेन को लोकलाइज नहीं कर पाते हैं, डिस्कम्फर्ट ज़्यादा होता है, पेन कम रहता है स्ट्रोबाइट स्टोन्स में। बिल्कुल, कई बार ये सर होता है कि कई बार तो लोग दर्द की वजह से जाते हैं तो जांच कराने के लिए, तो पता चलता है कि स्टोन्स है, और जैसा अभी आपने कहा कि कई स्टोन्स ऐसे होते हैं जो पता नहीं चलता है और ये आगे जाकर बहुत ज्यादा गंभीर स्थिति पता भी चलता है तो हम लोग में टेंडेंसी है इग्नोर करने का या सोचने का कि ये हमें हो नहीं सकता। तो ये टोटल इग्नोरेंस है या सही में पता नहीं चलता है सर? मैम इसमें दोनों चीज़ें हैं। कुछ मरीज जो हैं एक बार पता चल जाने के बाद डर से अस्पताल तक नहीं जाना चाहते हैं। कुछ मरीज जो हैं अपने नज़दीकी जो स्वास्थ्य साथी लोग हैं उनसे हेल्प लेकर के इलाज कराना चाहते हैं, सोचते हैं शायद दवा से गल जाए, और साल 2 साल जो है दवाएं खाते रह जाते हैं इस मतलब उम्मीद में कि शायद ये पत्थर गल जाएं। और ऐसा होता है कि स्टोन्स जो है वो धीरे धीरे बड़े होते हैं और उनमें किडनी को डैमेज करने की क्षमता होती है, जो कि एक गंभीर समस्या है। और बहुत संख्या में हमारे पास मरीज ऐसे आ रहे हैं जो कि साल 2 साल से अपना इलाज ही नहीं करा पाए हैं। वो सोच रहे हैं कि मेरा स्टोन गल गया है, निकल गया है, जांच कराने पे वो किडनी फेलियर लेके आ रहे हैं। तो किडनी फेलियर को लेकर के मैं बताना चाह रहा था कि यूजुअली जो है किडनी फेलियर जो है, हमारे भगवान ने 2 किडनियाँ हमें कुदरत ने दी हुई हैं, तो दोनों किडनियाँ जब तक आपकी इन्वॉल्व नहीं होती हैं तब तक किडनी फेलियर का सेट इन करना बहुत मुश्किल होता है। स्टोन से जो रीनल फेलियर होता है उसमें आपको दोनों किडनी में स्टोन होना चाहिए, या यूरेटर में स्टोन होना चाहिए, या ब्लैडर में स्टोन होना चाहिए। तीनों ही तरह के स्टोन्स जो है उनमें काबिलियत होती है नुकसान पहुंचाने की। जी हाँ। तो रीनल फेलियर में एग्जैक्टली हम समझना चाहेंगे सर कि इसमें क्या टोटली क्या होता है? हाँ, इसमें भी मैं कुछ भ्रांतियां हैं जिनको स्पष्ट करना चाहूँगा। पहला, लोगों को लगता है कि हमारा पेशाब तो आ ही रहा है, तो जब हमारा पेशाब आ रहा है तो हम रीनल फेलियर में हो नहीं सकते। वो आपको इस तरह से काउंटर करते हैं या दूसरे डॉक्टर को करते हैं। अभी बात ऐसा है कि रीनल फेलियर में पेशाब आ भी सकता है, पेशाब नहीं भी आ सकता है। पेशाब बनना सिर्फ इम्पॉर्टेंट नहीं होता है, पेशाब कितना कॉन्सेंट्रेटेड आ रहा है वो उस पर डिपेंड करता है कि किडनी कैसा काम कर रहा है। तो पेशाब ओलिगोरिक और एनोलिगोरिक 2 तरह का रीनल फेलियर हम लोग कहते हैं कि हो सकता है। तो पेशाब आते हुए भी आपका किडनी खराब हो रहा है तो रीनल फेलियर में आप जा सकते हैं। रीनल फेलियर जो है स्टेजेस में जाना जाता है, कई एक स्टेज होते हैं, उसके विशेषज्ञ डॉक्टर नेफ्रोलॉजिस्ट कहलाते हैं। जी, तो स्टोन्स की वजह से जो लेकिन रीनल फेलियर होता है उसमें मैं ये बताना चाहूँगा कि ये स्टोन्स जो हैं धीरे धीरे आपके किडनी पेरेन्काइमा को डैमेज करते हैं, जो किडनी का मांस जो कि यूरिन बनाने की प्रक्रिया को करता है उसको डैमेज करते जाते हैं। और ये जब रीनल फेलियर में आते हैं तो यूजुअली जो सिम्टम्स जो शुरुआत में मरीज को समझ में आता है वो पेशाब का कम होना नहीं होता है, बल्कि भूख नहीं लगना होता है। या चेहरे पे सूजन, जब वो सो करके उठेगा तो चेहरे में पैर में सूजन आना शुरू होता है। तो ये दोनों ज़्यादा कॉमन है रेदर देन कि पेशाब का पूरी तरह से रुक जाना। अगर स्टोन का मरीज है और कह रहा है कि मुझे भूख नहीं लग रही है तो ये गंभीर विषय है, क्योंकि वो उसका मतलब है कि हो सकता है उसको दोनों साइड स्टोन रहा हो या कभी कभी उसने एक साइड का स्टोन का ट्रीटमेंट करवाया हो।
अभी ऐसा होता है कि स्टोन है तो उसको आपको हटाना है क्योंकि वो पेशेंट को परेशान कर रहा है। हो सकता है कि उस साइड का, जिस साइड का स्टोन आप हटाने जा रहे हैं, उस साइड की किडनीज को उसने ऑलरेडी अफेक्ट कर रखा हो। तो ऐसे में जो एक ही किडनी, जो दूसरी वाली जो नॉर्मल थी, आपको मिली 2 किडनियाँ थी, लेकिन एक पहले ही आपकी डैमेज हो रखी है स्टोन की वजह से, और दूसरी किडनी में भी अब आपका इन्फेक्शन, स्टोन हो गया है, उससे इन्फेक्शन होकर किडनी खराब हो रही है, या रुकावट से किडनी खराब हो रही है। दोनों वजह से, स्टोन की वजह से रुकावट हो, स्टोन की वजह से, जैसे आपने कहा शुरू में भी, मैंने भी कहा कि इसमें खून भी आता है क्या साथ साथ? जी हाँ मैडम, मतलब एक लक्षण ये भी हो सकता है क्या? हाँ, पेशाब में खून आना एक अलग गंभीर समस्या है। और पेशाब में खून आना, जैसे कहते हैं हम लोग कि अगर आप अपने आंखों से देख पा रहे हैं कि आपका पेशाब लाल रंग का हो रहा है और आप 50 साल की उम्र के पार हैं, 50 से उम्र प्लस के हैं, तो और स्मोक करते हैं, सिगरेट अगर पीते हैं या बीड़ी तंबाकू के किसी फॉर्म में सेवन, जी हाँ, तो ये आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ऐसे केसेस में यूजुअली जो है किसी न किसी तरह का किडनी में कोई भी रोग हो सकता है, जिसमें खराब बीमारियां जैसे कैंसर वगैरह का लक्षण हो सकता है ये। तो 50 के ऊपर तो कंप्लीट इवैल्यूएशन रिकमेंडेड है। 50 साल के अगर आप क्रॉस कर रहे हैं, 50 से आप नीचे हैं, 30, 40, 20 to 40 एज जो है, और मेल फीमेल में फिर अगर इन्फेक्शन होता है तो वो ज़्यादा कॉमन होता है रदर देन कैंसर। पेशाब लाल होने के लिए रिस्पॉन्सिबल ज़्यादा रहता है इन्फेक्शंस। जब आप 50 क्रॉस करते हैं तो यही इन्फेक्शन कम और कैंसर ज़्यादा होने का चांसेस रहता है। कोई मतलब और भी बीमारियां हैं, लेकिन हम लोग पहले रूल आउट करते हैं कि कहीं कैंसर तो नहीं है 50 के बाद में। तो कई तरह की बातें आपने, जो कई कारणों पर आपने प्रकाश डाला है कि, और स्टोन्स एक बहुत बड़ा कारण है रीनल फेलियर का। तो स्टोन्स के लिए, जैसे आप तो सर्जन हैं सर, तो हम बात करेंगे कि भाई इसका आखिर उपचार कैसे होता है। लेकिन उससे पहले सर एक बात और जहन में आ रहा है मेरे, कि जैसे ब्लड और यूरिन का तो संबंध तो है ही आपस में। ब्लड में अगर कुछ अप डाउन हो, हीमोग्लोबिन अगर बढ़ा हुआ हो, तो भी क्या कुछ इसका असर हो सकता है किडनी पर या हमारे यूरिन पर? इस तरह पॉलीसाइथीमिया वेरा एक ऐसी बीमारी है मैडम, या हाइपर यूरिसीमिया उसकी वजह से हो सकता है, जिसकी वजह से किडनी फेलियर में जा सकता है पेशेंट। जैसे वो हीमोग्लोबिन बढ़ना, जो सामान्य भाषा में हीमोग्लोबिन का लेवल्स का 16 के ऊपर अगर जाता है, या मेल में 18 के ऊपर जाता है, तो पॉलीसाइथीमिया वेरा एक बीमारी है जिसमें ऐसा हो सकता है कि किडनीज को डैमेज हो, और हाइपर यूरिसीमिया की वजह से इनडायरेक्टली उसमें ऐसा हो सकता है कि किडनीज पे असर पड़ रहा हो, अगर वैसा होता है तो, किसी को वैसा रोग है तो। कई कैंसर्स भी हैं जिसमें हाइपर यूरिसीमिया इनडायरेक्टली जो है फिर आपका किडनी डैमेज करता है। वो देख के नहीं पता चलेगा, क्योंकि उसके क्रिस्टल्स बहुत छोटे होते हैं, माइक्रो क्रिस्टल्स हम लोग बोलते हैं, और उससे क्रिस्टल इंड्यूस्ड जो है नेफ्रोपैथी हम लोग कहते हैं, उससे किडनी डैमेज होने का चांसेस रहता है। जी जी, मतलब ब्लड के भी अगर रिजल्ट में कुछ अप डाउन हो तो उस पर ब्लड रिजल्ट्स तो जी हाँ गंभीरता से इसको लेना चाहिए। इस दौरान अगर हम इसकी मूत्र रोग की बात करें, किडनी की बात करते हैं, जी हाँ जी। तो अब हम उपचार के बारे में बात करेंगे कि अगर लोगों को लक्षण पता चलता है, लोग जाते हैं, निकल जाता है जांच में कि भाई स्टोन्स है और उसके चलते इस तरह की खराबियां हो रही हैं, मूत्र रोग इस तरह से आगे बढ़ रहा है, तो फिर किस तरह से ट्रीटमेंट होता है? हाँ मैम, मैं इसमें बस एक चीज और पे फोकस करना चाहता हूँ, जो उसमें ये है कि कोई एज इससे इम्यून नहीं है। आपको लगता है कि आपके बच्चे छोटे हैं, तो अभी हम लोग रिसेंटली जो है 2 साल 1.5 साल के बच्चों में भी रीनल स्टोन्स देखते हैं। अच्छा। हाँ, तो वो अगर आपको उस तरह का भी कोई डॉक्टर बोलते हैं कि किडनी स्टोन 1.5-2 साल के बच्चे में हो रहा है, तो ये संभव है। और 5 साल 6 साल होते होते तो किडनी डैमेज भी हम लोग देखे हैं स्टोन की वजह से। जी हाँ, तो काइंडली हेरिडिटरी भी है क्या फिर? जी मैम, इसमें हेरिडिटरी जैसे सिस्टीन स्टोन्स होते हैं, उनमें ये होने के चांसेस रहते हैं। रीनल ट्यूबुलर एसिडोसिस होते हैं और छोटे बच्चों में, उसमें होने के चांसेस मतलब परिवार में अगर है तो फिर इस तरह से हम लोगों को पहले से सावधानी रखनी पड़ेगी। जी हाँ, पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज है, उसमें भी स्टोन हो सकते हैं। तो स्टोन्स को काइंडली इग्नोर नहीं करें और उससे संबंधित जो है इलाज उसको लें। जैसे मैं कह रहा था मैम कि अगर स्टोन से आपका रीनल फेलियर हो रहा है, तो हमारा पहला एम जो है स्टोन रिमूवल नहीं रह जाता है। हमारा पहला एम जो है वो किडनी फंक्शन का स्टेबलाइजेशन होता है। किडनी फंक्शन का स्टेबलाइजेशन के लिए जो हम लोग टेक्निक यूज़ करते हैं, उसमें हम लोग पहले जांच कराते हैं, जो संबंधित जांच वगैरह होते हैं। उसके बाद जो ऑपरेशन होता है उसमें स्टेंटिंग और पीसीएन, परक्यूटेनियस नेफ्रोस्टॉमी, या स्टेंट, किडनी में स्टेंट लगाने की सुविधा है, उसको हम लोग करते हैं। स्टेंट और पीसीएन डाल करके हम लोग वेट करते हैं कि ऑलरेडी जो किडनी का फंक्शन जितना कॉम्प्रोमाइज हुआ था, उसको हम लोग रिगेन करने की कोशिश करते हैं, वापस से किडनी को मौका देते हैं काम करने का, उसके ऊपर से प्रेशर रिमूव करके। ऐसा करने के बाद जब किडनी फंक्शन एक बार नॉर्मलाइज होता है, तो फिर हम लोग स्टोन रिमूवल के लिए जाते हैं।
जी। तो थोड़ा सा ये प्रक्रिया जटिल हो रीनल जाती है। फेलियर अगर पूरी तरह से हो जाता है या फिर शुरुआत भी होती है तो फिर पहले ट्रीटमेंट किया जाता है, ना कि सीधे फिर सर्जरी। जी हाँ मैम, क्योंकि सर्जन के पास जाने से लोग ऐसे भी डरते हैं, जी हाँ। कि जाते जाते कहीं कुछ सर्जरी ना हो जाए। तो वही आपके माध्यम से हम बताना चाहेंगे लोगों को कि लोग डरे नहीं। बिल्कुल, ये ऐसा है कि हम लोग जहाँ तक भी रीनल फंक्शन होता है, जो डैमेज ऑलरेडी हो चुका है उसको लौटा पाना थोड़ा मुश्किल होता है हम लोग के लिए भी, किसी के लिए भी। लेकिन उसको आगे प्रोग्रेस नहीं करने देना एक अपने आप में बहुत मेजर एम है हम लोग का, कि जो डैमेज हो चुका है उसको वहीं पे रोका जाए, कुछ रिकवरी की उम्मीद की जाए, कुछ रिकवरी किडनी पे से फंक्शन, क्योंकि ये सबका नेचुरल है कि वो लोग रिकवरी के लिए जाते हैं। अगर उन पर से प्रेशर हटाया जाएगा तो बहुत चांसेस रहता है कि हम लोग आपको एक सामान्य ऑपरेशन दे पाते हैं। इसके लिए जो है घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। प्रक्रिया जो है अभी आसानी से हर जगह उपलब्ध है, जिसमें डीजे स्टेंटिंग वगैरह जो है ये कोई अब मेजर ऑपरेशंस में नहीं आते हैं। इसको हम लोग कर करके आपको स्टेबल होने का कुछ समय देते हैं, उसके बाद जो है स्टोन रिमूव करके आपको बीमारी से मुक्ति दिलाते हैं। ये स्ट्रोक भी हम सुनते हैं, ब्रेन स्ट्रोक सुनते हैं, तो रीनल स्ट्रोक भी हम सुनते हैं सर। तो क्या ये दोनों एक ही चीज़ है या अलग अलग है, क्या है? नहीं मैम, रीनल स्ट्रोक्स होते हैं, रीनल इस्कीमिया या रीनल इन्फेक्शंस जो होते हैं वो एक अलग ही बीमारी है, और ये यूजुअली डायबिटिक्स में पाए जाते हैं या रीनल आर्टरी का स्टेनोसिस वगैरह के केसेस में पाए जाते हैं। जो डायबिटिक पेशेंट्स रहते हैं उसमें नेफ्रोपैथी, ग्लोमेरुलोपैथी और वेस्कुलोपैथी तीनों साथ में चलती है। तो ऐसा होने से क्या होता है कि किडनी का एक हिस्सा है जो है उसकी वेस्कुलर सप्लाई जो है कटने लगती है, बंद होने लगती है। जिस हिस्से की वेस्कुलर सप्लाई, किडनीज जो है एंड आर्टरीज होती हैं, इनके पास सहयोगी आर्टरियाज नहीं होती हैं, जैसे दूसरे हिस्से होते हैं आपके शरीर के, उसमें सबको हेल्पिंग आर्टरीज मिलती हैं, कोलैटरल्स मिलती हैं। हार्ट और किडनी दोनों को नहीं मिलती हैं। तो किडनी का जिस हिस्से का अगर किसी भी कारण से, जैसे थ्रोम्बस है या कोई इन्फेक्टिव एम्बोलस है या किसी भी कारण से आपके एक हिस्से का अगर सप्लाई चला गया है, या डायबिटिक है, डायबिटिक्स में डायबिटिक नेफ्रोपैथी या वेस्कुलोपैथी है, तो उस हिस्से का वेस्कुलर सप्लाई अगर चला गया है आपका, तो उस हिस्से में स्ट्रोक या जो इस इन्फेक्शन जिसको हम लोग बोलते हैं किडनीज में, तो इन्फेक्शन होने की चांसेस रहती हैं। और ये तो एक दुखद बीमारी है, अगर होती है तो जो हिस्सा रहता है उसको तो वापस ला पाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। इसके कुछ खास लक्षण होते हैं जो लोग पकड़ पाएं? ये पेन के साथ प्रेजेंट करता है। इस्कीमिक इन्फेक्शन जो रहता है वो बैक पेन के साथ प्रेजेंट करता है। हाँ, इस्कीमिक इन्फाक्ट्स बोलते हैं हम लोग, या किडनी में जो इन्फाक्ट्स बोलते हैं। तो उसको पकड़ने के लिए विशेषज्ञ जांच उपलब्ध होती हैं। सिटी स्कैन में कुछ हम लोग आगे जांच करा करके देखते हैं कि उससे कारण समझ में आता है किस कारण से हुआ है, और ये समझ में आता है कि किडनी का कितना हिस्से का नुकसान हुआ है। तो इसका मेन जो लक्षण है वो जल्दी पहचान में थोड़ा मुश्किल है मैडम, क्योंकि पेशेंट ऑलरेडी पहले बहुत सिक होता है, बहुत किसी अन्य बीमारी से ग्रसित होता है, काफी सिक रहता है, बेड बाउंड रहता है, और उसमें ये साथ में एक मतलब आपको और कॉम्प्लिकेट कर देता है। मतलब बहुत जब वीक होता है व्यक्ति तभी इस तरह की समस्या भी और ज्यादा यूजुअली नॉर्मल पर्सन्स को नहीं, नॉर्मली नहीं होती। जी नहीं जी। तो ये तो बहुत सारी बातें हैं। इलाज की बात आपने बताई है कि किस तरह से शुरुआती में ही हम सर्जरी नहीं करते हैं, दवा से भी उसको पहले स्टेबल करते हैं, स्टेबलाइज करते हैं। आपने ये भी बताया कि किसी और चक्कर में हमें नहीं पड़ना है स्टोन्स को गलाने के लिए। जी हाँ। तो ये बाद में जाकर और ज्यादा ये हानिकारक भी हो जाता है हमारे लिए। तो इसमें जब फुली रीनल फेलियर हो जाता है तो उसके बाद ठीक होने की संभावना, चांसेस कितना होता है सर? मैम, इसमें चांसेस ठीक ठाक हैं। अगर आपका, जैसे मैंने कहा ना कि किडनी स्टोन्स ही सिर्फ नहीं है जो कि रीनल फेलियर में ले जाते हैं। किडनी स्टोन्स तो यूजुअली जब तक बहुत बड़े नहीं होंगे तब तक फेलियर में नहीं ले जाते हैं। सेम मतलब आपका ब्लैडर स्टोन्स के साथ। तो दवा से या फिर सर्जरी की कब आवश्यकता पड़ती है? इसमें ज्यादातर केसेस में सर्जरी की ही आवश्यकता पड़ेगी। दवा से इनको रिवर्ट कर पाना या वापस कर पाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। यूरेट्रिक स्टोन्स जो होते हैं वो छोटे में भी उनमें टेंडेंसी होती है, क्योंकि यूरेटर पतला होता है, नैरो होता है, उसको पूरी तरह से ब्लॉक करके पेशेंट को रीनल फेलियर में ले जा सकते हैं। जहां हम खाली केवल स्टोन पे फोकस ना करें, क्योंकि स्टोन के अलावा भी कुछ एक ऐसी बीमारियां हैं जिसमें आप अल्ट्रासाउंड और एक्सरे करा करके नहीं पकड़ सकते हैं कि क्यों रीनल फेलियर हो रहा है। उसके लिए फिर सीटी की जरूरत होती है। और पैपिलरी नेक्रोसिस डायबिटिक पेशेंट्स में एक ऐसा बीमारी है जिसको हम लोग, जो पेशेंट्स के कई बार दिमाग में रहता है कि डॉक्टर तो कह रहे हैं कि स्टेंट करना होगा, स्टोन दिख नहीं रहा है। तो उस केसेस में मैं बताऊंगा कि वो नहीं दिखाई पड़ता, वो किसी भी जांच में आपको पता नहीं चलेगा। लेकिन अगर डायबिटिक पेशेंट है और उसका ऑल ऑफ अ सडन किसी कारण से क्रेटिनिन का राइज
अनएक्सप्लेन्ड हो रहा है और किडनी में कुछ सूजन वगैरह है, इसी को मान के आपको कि ये डायबिटिक इसमें जा रहा है, पेपिलरी नेक्रोसिस में जा रहा है, आपको करना पड़ता है स्टेंटिंग। तो इसलिए मैं कहता हूं कि ये काफ़ी कॉम्प्लेक्स, काफ़ी जटिल है, तो लोगों को खुद से उपचार करने के लिए तो सोचना नहीं चाहिए, ज़्यादा खराब करने की जरूरत नहीं है स्थिति को। तो आप तो सर रिम्स में है, तो रिम्स की थोड़ी सी व्यवस्था भी हम जानना चाहेंगे, किस तरह की सुविधाएं हैं वहाँ, लोग जाते हैं तो किस तरह से जाँच, इलाज, उपचार की व्यवस्था है? रिम्स में अभी आपको मोस्टली सब तरह के ऑपरेशंस होते हैं। हमारे पास किडनी स्टोन्स के लिए ESWL की सुविधा है, छोटे स्टोन्स जो रहते हैं जिनके लिए सर्जरी करने की ज़रूरत भी नहीं है, वो हम लोग उसको स्टोन्स को किडनी किरण से तोड़ सकते हैं। बड़े स्टोन्स के लिए लैप है, वो हम लोग कर सकते हैं। यूरेट्रिक स्टोन्स के लिए URSL है, ब्लैडर स्टोन्स के लिए ओपन और सिस्टोलिथोट्रिप्सी की फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं। बेसिकली एक सही तरह से इलाज कराना बहुत ज़रूरी होता है और उसकी सुविधा आपको मिल जाती है वहाँ पे। तो यहाँ पर सारी सुविधाएं हैं रिम्स में, अगर इस तरह की कोई भी समस्या हो तो लोग आराम से रिम्स में जाकर इसकी जांच और इलाज करा सकते हैं। बिल्कुल। ऐसे हम तो चाहेंगे कि किसी को इस तरह की समस्या हो ही नहीं। ये जो स्टोन्स है ये बहुत बहुत चीज़ों का कारण है, बहुत सारी परेशानियों का कारण है बहुत। तो ये स्टोन्स ना हो, इसके पीछे भी कुछ भ्रांतियां हैं, किसको खाने से क्या स्टोन बनते हैं, नहीं बनते हैं, क्या इसके बारे में कुछ प्रकाश डालेंगे सर? बिल्कुल। ये जो स्टोन्स रहते हैं इसमें ज़्यादातर स्टोन्स जो है इडियोपैथिक कहलाते हैं। 70% तक में कोई कारण नहीं मिलता है। 30% स्टोन्स में कुछ ना कुछ कारण रहता है, किस वजह से बन रहे हैं। उसमें ज़्यादातर स्टोन्स में कारण रहता है ऑक्जेलेट की मात्रा फूड डाइट में ज़्यादा होना, सिस्टीन की मात्रा ब्लड में ज़्यादा होना या यूरिक एसिड की मात्रा ब्लड में ज़्यादा होना और पानी कम पीना। तो बाकी सब पे तो आप कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। पानी की एक मात्रा, अगर आप कोई स्टोन फॉर्मर है तो आप एक अपने डॉक्टर से राय विचार कीजिए कि पानी कितना पीना है। जी हाँ, जैसे अभी क्या है, पानी ज़्यादा पीने को लेकर के भी बहुत परेशानियां हैं कि लोग इतना पी लेते हैं पानी की फिर वाटर इंटॉक्सिकेशन होने लगता है। तो आप ही लोगों ने बताया सर पानी पीना चाहिए तो लोग पीते हैं पानी। स्टोन के पेशेंट्स को जो हम लोग सलाह देते हैं 2.5 से 3 लीटर तक, 3 से 3.5 लीटर तक और 4 से 4.5 लीटर तक, डिपेंडिंग ऑन द ऑक्यूपेशन और डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ स्टोन। जितना पसीना हम बाहर हैं उतना मात्रा में पानी लेना है। श्रम किस हिसाब से करते हैं और शारीरिक श्रम कैसे करते हैं, पसीना कितना चलता है, और आपका डाइट में मॉडिफिकेशन के लिए हम लोग कहते हैं, जो सामान्य भाषा में हम लोग हर मरीज को बोलते हैं, तेल, मसाला, नमक, मांस, मछली थोड़ा सा सेवन कम करने इसके लिए। हाँ, तो ये बेसिक ऐसा कवर है। बाकी जो ये हम सुनते हैं जो पनीर ज्यादा खाने से या साग या ऐसा कुछ इस तरह की भी कुछ बातें तो होती हैं सर, इसलिए जो एक्चुअली है हम आपसे जानना चाहते हैं। जी हाँ, जैसे पनीर है जिसमें ये यूरिक एसिड रिच फूड है, तो इससे यूरिक एसिड वाले स्टोन्स पेशेंट को हम लोग थोड़ा मना करते हैं कि हाई प्रोटीन डाइट आपको नहीं लेना है। लेकिन वही है कि फिर प्रोटीन जो है आपके शरीर का बेसिक जरूरी भी है, तो एक मात्रा में आप ले सकते हैं, बहुत ज़्यादा नहीं ले सकते हैं। पर्टिकुलरली अगर आपका यूरिक एसिड का लेवल्स बढ़ा हुआ है तब तो नहीं ले सकते हैं, क्योंकि यूरिक एसिड एक ऐसा स्टोन कराता है जो कि आपको सिटी स्कैन तक में भी कई बार नहीं पता चल सकता है। हाँ, तो इस यूरिक एसिड अगर आपका बढ़ रहा है और तो आप एक विशेषज्ञ चिकित्सक से मिलिए, और उस समय हम लोग जरूर मना करते हैं कि दाल, प्रोटीन और ये मीन्स मीट और मछली, मतलब नॉन वेजिटेरियन फूड, मतलब प्रोटीन जिसमें भी हो उसको थोड़ा सा अगर स्टोन बन रहा है तब तो आपको कम करना होगा। और जो जिनको पता है कि फैमिली हिस्ट्री है स्टोन्स की, तो खान पान में भी थोड़ा बदलाव हम ला सकते हैं। जी हाँ, एक जो जेनरिक हो गया कि आप कर सकते हैं ये सारे चेंजेस। दूसरा है कि आप यूरिन का अपना एनालिसिस के लिए मिल सकते हैं। सपोज कीजिए कि आपको बार बार स्टोन्स बन रहे हैं, तो आप रिक्वेस्ट करके अपने डॉक्टर को, ये स्पेशलिस्ट टेस्ट है और हर जगह होता नहीं है, लेकिन आप अपने डॉक्टर से बात करके उसके लिए कि किस वजह से आपका स्टोन ज्यादा बन रहा है, इस पे भी काफी डिबेट है कि ये करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। जैसे जेनरिक रिकमेंडेशन हम लोग एक कह देते हैं कि मीट, मछली, मांस ये नहीं खाइए, ये कम कर, इन जनरल है ये। लेकिन अगर आप स्टोन फॉर्मेशन से परेशान हैं, घर में सबको स्टोन बन रहा है, तो डेफिनेटली आपको एक 24 आवर रूटीन यूरिन एनालिसिस की जरूरत है। वो हम लोग करा करके कई मरीजों में स्पेसिफिक कारण पता करते हैं और उस स्पेसिफिक कारण का फिर हम लोग इलाज करते हैं। कई एक हार्मोनल एनालिसिस है जिसकी आपको जरूरत पड़ती है, जैसे पैराथॉर्मोन या थायराइड, ये सब के भी पेशेंट्स को स्टोन बन सकता है, कॉर्टिसोल एक्सेस या हाइपरकॉर्टिसोल। तो अपने आप पर नजर रखना बहुत जरूरी है, हिस्ट्री पर जानना जरूरी है कि हमारी दिनचर्या के बारे में हमें पता होना चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं। बहुत सारी बातें, बहुत अच्छी बातें सामने आई है आज। चलते चलते 1 मिनट का समय सर, अगर कुछ मैसेज आप
हमारे दर्शकों को देना चाहें सर? जी हाँ, मैं ये कहना चाहूँगा कि अभी अल्ट्रासाउंड की सुविधा लगभग हर जिले में और हर आपके गांव घर के आसपास हर जगह शहर में सब जगह अवेलेबल है। अगर किसी भी कारण से आपको कोई भी बीमारी ऐसी पता चलती है तो उसके विशेषज्ञ जो पर्टिकुलर चिकित्सक हैं उनसे मिलिए, वो आपकी उसमें हेल्प करेंगे कि आपको किस तरह का ट्रीटमेंट का ज़रूरत है। खुद से ट्रीटमेंट करने से और जो चिकित्सक मित्र जो गाँव के आसपास मिलते हैं उनसे हेल्प लेकर के इलाज करने से आपको बहुत फ़ायदा नहीं होने वाला है। और कोई कहता है कि पत्थर गल जाएगा आपका, तो ज़्यादातर चांसेस है कि वैसे पत्थर जो हैं ज़्यादातर पत्थर नहीं गलेंगे। पत्थर खुद से निकल सकते हैं, खुद से दवा लेने की ज़रूरत नहीं है। हर जगह डॉक्टर आज ईजिली अवेलेबल हैं। अभी तो सारे 7 दिन OPD हो गई है हमारी वीरिम्स में भी। तो और भी आप इस तरह से, और अगर आप पेशाब में खून देखते हैं और 50 साल के बियॉन्ड हैं तो इसको लाइटली नहीं लेना है कि ये आ गया होगा। पेशाब में खून ऐसे नहीं आता है, और 50 के नीचे और 50 के बाद तो बहुत ही असामान्य चीज़ है। अगर ऐसा होता है तो काइंडली अपने स्पेशलिस्ट चिकित्सक से मिलिए। बहुत अच्छी बात आपने बताई है सर, बहुत सारी बातें बताई हैं। हमें पूरी उम्मीद है कि लोग इस पर ध्यान देंगे और अपने आप को स्वस्थ रखेंगे। तो आप यहाँ पर आए, आपने बहुत अच्छी जानकारियाँ दी है, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं सर। नमस्कार। और आप सभी दर्शकों को भी बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।